जैसा कि आपको पता है कि हमारी पहली ही क्लास में हमने शिक्षण विधियों के सिलेबस का पूरा विस्तृत रूप से अध्ययन किया था और हमारा पहला टॉपिक था भाषा शिक्षण। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक था शिक्षण विधियाँ। हमारा तीसरा टॉपिक था भाषाई कौशलों का विकास। और इसी क्रम में हम हमारे पाठ्यक्रम अनुसार आगे बढ़ रहे हैं और वह है हमारा जो अगला टॉपिक है वह है शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियाँ। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों में हमारा जो BSER जो हमारी परीक्षा जिसके द्वारा कराई जाएगी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में एक अलग से एक अधिगम सहायक सामग्री का उल्लेख किया है, वह है पुस्तक, यानी कि पुस्तक का प्रयोग उन्होंने बताया है। तो हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं हमारी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियाँ। ठीक है, अब हम शिक्षण सहायक सामग्रियों में भी हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे पाठ्य पुस्तक, क्योंकि इसका हमारे सिलेबस में इसकी चर्चा की गई है अतिरिक्त रूप से। उससे पहले इसकी चर्चा करने से पहले हम ये जान लेंगे कि जो सहायक सामग्रियाँ हैं इसका शिक्षण में उपयोग क्यों किया जाता है। इसका जवाब है शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं पाठ्य पुस्तक की ओर। देखिए, पाठ्य पुस्तक जो है यह साधन है। किसका साधन है? शिक्षण का। इसका प्रयोग शिक्षण में यह साधन के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। अगर हम देखें कि सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया था, तो सर्वप्रथम शिक्षा में इसका प्रयोग किया गया था। सर्वप्रथम प्रयोग इसका किया था केमेनियस महोदय ने। क्या नाम है इनका? केमेनियस। ठीक है, अगर अब हम देखें कि एक हमारी केंद्रीय शिक्षा बोर्ड सलाहकार समिति, केंद्रीय शिक्षा बोर्ड सलाहकार समिति की एक पाठ्य पुस्तक सलाहकार समिति है। मैं लिख देती हूँ यहाँ, केंद्रीय शिक्षा बोर्ड की सलाहकार समिति। कौन सी सलाहकार समिति? पाठ्य पुस्तक सलाहकार समिति। ठीक है, तो इन्होंने एक कथन कहा है, वो कथन की हम चर्चा करेंगे। ये कथन आया हुआ है, CTET में पूछा गया सवाल है, सेम एज इट इज। आप इसे याद कर लीजिए कि पाठ्यक्रम, माफ़ कीजिएगा, मैं पाठ्य पुस्तक बोलना चाह रही थी। बिना पाठ्य पुस्तक के शिक्षा की व्यवस्था ठीक वैसे होगी जैसे बिना डेनमार्क के। देखिए, जो डेनमार्क है यह एक स्थान का नाम है, इसे बता देती हूँ, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। डेनमार्क के स्थान के राजकुमार के हैसलेट एक, मैं बताती हूँ अभी हैसलेट के बारे में। हैसलेट की कल्पना करना है। देखिए, सबसे पहले बताती हूँ कि जो हैसलेट है, यह जो रचना है यह है शेक्सपियर महोदय की। ठीक है, शेक्सपियर की रचना है। इस शेक्सपियर ने एक रचना की, उस रचना का नाम है डेनमार्क, माफ़ कीजिएगा, हैसलेट। उस हैसलेट रचना के अंदर एक स्थान का नाम है डेनमार्क। उसका एक राजकुमार होता है जो कि
मुख्य पात्र है। अगर इसकी चर्चा की, इसमें अगर राजकुमार इस जो ग्रंथ है, इस रचना में से अगर इस राजकुमार को निकाल दिया जाए तो यह ग्रंथ एकदम निरर्थक हो जाएगा, एकदम बेकार हो जाएगा। जिस प्रकार यह राजकुमार इस हैस्य रचना में है, उस प्रकार ही शिक्षा में पाठ्य पुस्तक है। अगर शिक्षा में से पाठ्य पुस्तक निकाल दी जाए तो शिक्षा व्यवस्था बेकार मानी जाएगी। अब हमने देखा कि केंद्रीय शिक्षा बोर्ड सलाह की पाठ्य पुस्तक सलाहकार समिति ने यह दिया। अगर हम आगे देखें तो हम आगे जानेंगे कि पाठ्य पुस्तक के महत्व क्या है। देखिए, मुझे सबसे इम्पोर्टेंट महत्व एक नज़र आता है कि अगर मैं आपको किसी कंपटीशन में बैठा दूँ, वो भी बिना पाठ्य पुस्तक के, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो आपका आत्मविश्वास है, वो अपने आप ही डगमगाने लगेगा। आप घबराने लगेंगे कि पता नहीं क्या सवाल आएगा और आप उसका कैसे जवाब देंगे। लेकिन अगर मैं उसी कंपटीशन में आपको एक पाठ्य पुस्तक के सहारे पढ़ने के लिए कहूँ और कहूँ कि इसमें से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप में बहुत आत्मविश्वास होगा। अर्थात हम इसका पहला महत्व अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो पाठ्य पुस्तक है वह आत्मविश्वास में वृद्धि करती है। ठीक है, आत्मविश्वास में वृद्धि। अब हम दूसरा अगर देखें तो दूसरा क्या होगा, अध्ययन और अध्यापन हेतु इन दोनों के मध्य सेतु बनता है। इन दोनों के लिए अगर हम देखें, अध्ययन, मैंने दो शब्दों का प्रयोग किया है, देखिए आप ध्यान से, एक तो अध्ययन है और एक है अध्यापन। अध्ययन और अध्यापन, अध्ययन का कार्य देखिए एक छात्र करता है, यानी कि शिक्षार्थी करता है अध्ययन का, और जो अध्यापन कराने का कार्य करता है वह कराता है एक शिक्षक। तो इन दोनों के जब मध्य बीच का सेतु निर्माण जो करता है वह कौन करती है, पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक के द्वारा ही एक हम उनका विकास कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अध्ययन और अध्यापन के मध्य सेतु का कार्य किया। किसने किया, पाठ्य पुस्तक ने। देखिए, पाठ्य पुस्तक ने अध्ययन और अध्यापन के मध्य सेतु का कार्य किया है। अब हम तीसरा लेते हैं। तीसरा अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि इसमें कहा गया है कि पाठ्य पुस्तक हमेशा हमें उचित मार्गदर्शन देती है। जैसे कि पाठ्य पुस्तक से हमें ये पता चलता है कि हमें कितना पढ़ना है, कहाँ हमारा ज़्यादा हमने पढ़ लिया, कहाँ हमारी कमी रह रही है, कौन सा हमारा टॉपिक छूट गया है। कई बार हम सिलेबस नहीं भी देख पाएँ तो हम पाठ्य पुस्तक के सहारे ही किसी कंपटीशन में भाग लेते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा उचित मार्गदर्शन होता है। तो क्या हो गया, उचित मार्गदर्शन। चौथा अगर हम देखें तो इसमें आता है कि इसमें पाठ्य पुस्तक के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर ज्ञान के स्थायीकरण का कार्य किया जाता है। क्योंकि अगर हम कोई प्रश्न है या कोई सवाल है, अगर वो हम हमारी पाठ्य पुस्तक में से देखेंगे, क्योंकि हम उसे देखेंगे और स्वयं समझने का प्रयास करेंगे, इससे क्या होगा, उसमें हमारे स्थायीकरण का कार्य होगा। अर्थात हम लिख सकते हैं कि इससे ज्ञान के स्थायीकरण का कार्य होता है। अब हमारा अगला है भाषा के साथ, माफ कीजिएगा, भाषा के तत्वों का ज्ञान। क्या इसमें क्या दिया जाता है, हमारे भाषा के तत्वों का ज्ञान दिया जाता है। और हमारे छठा है भाषाई कौशलों का विकास होता है। भाषाई कौशलों का विकास होता है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। इसके बाद हमारा अगर हम सातवां देखें तो इसमें आएगा कि स्वाध्याय के विकास में सहायक होती है। पहले मैं लिख देती हूँ फिर मैं समझाऊंगी। स्वाध्याय में सहायक, कई बार हमने हमारे आसपास भी कई ऐसे व्यक्ति होते हैं या कई ऐसे छात्र होते हैं जो कभी कोचिंग नहीं जाते, जो किसी के संपर्क में नहीं आते, फिर भी वह
अच्छा नंबर लाते हैं, उनकी अच्छी रैंक आती है, किसी कंपटीशन में वो सफल हो जाते हैं, उसका कारण होता है स्व अध्ययन। अब उन्होंने स्व अध्ययन कहाँ से किया? क्योंकि उन्होंने कोचिंग या कुछ तो किया ही नहीं, तो उन्होंने किसी पाठ्य पुस्तक का सहारा लिया, तो क्या हुआ? उन्होंने स्व अध्ययन का विकास हो गया। इसमें आपको मैंने बताया कि भाषाई कौशलों का विकास होता है, भाषा के तत्वों का ज्ञान होता है, ज्ञान के स्थायीकरण का कार्य करती है, उचित मार्गदर्शन करती है, अध्ययन और अध्यापन के मध्य सेतु होता है, और सबसे मुख्य आत्मविश्वास में वृद्धि। ठीक है, अब हम इसी रूप में आगे बढ़ते हैं कि पाठ्य पुस्तक के तत्व, अर्थात पाठ्य पुस्तक के कौन कौन से तत्व होते हैं और इनका किस प्रकार वर्गीकरण किया जाता है, और एक पाठ्य पुस्तक के निर्माण में किन किन चीज़ों का समावेश होता है, इन सब का हम अब अध्ययन करेंगे। क्या अध्ययन करेंगे? देखिए, ये है हमारी पाठ्य पुस्तक, इसके हम तत्वों की जानकारी ले रहे हैं। पाठ्य पुस्तक के तत्व कितने प्रकार के होते हैं? इसको हमने 2 प्रकार से बांटा है। अब पाठ्य पुस्तक के तत्व से मतलब है कि एक पाठ्य पुस्तक की तत्व अर्थात पाठ्य पुस्तक के निर्माण में किन किन सिद्धांतों, किन किन चीज़ों का जो योगदान होता है, अर्थात किस लिए? रचना हेतु किन किन का समावेश होता है, किन किन तत्वों का समावेश होता है, उसको 2 भागों में बांटा है। कौन कौन सा है? एक है आंतरिक तत्व और एक है बाह्य तत्व। देखिए, आंतरिक तत्व वे तत्व हैं जिसको पाठ्य पुस्तक को पढ़ने के बाद बालक में होने वाले परिवर्तनों का जिसमें समावेश हो, उन्हें आंतरिक तत्वों में रखा गया है। और बाह्य तत्व वह है जिसको देखने मात्र से बालक में पढ़ने संबंधित रुचियों का विकास हो सके। ये बालक में जो भी विकास हो रहे हैं, बौद्धिक, सामाजिक आदि, वो केवल देखने मात्र से ही बालक में उसमें रुचि या अरुचि उत्पन्न हो रही है, तो ये क्या हो गया? बाह्य तत्व। अब हम इनमें भी इनके गुण दोष जानेंगे। तो हम पहला देखते हैं, पहला बाह्य तत्व हम देखेंगे कि उचित नामकरण होना चाहिए। एक पाठ्य पुस्तक का उचित नामकरण। देखिए, हमने हमारे आसपास भी जब हमने किसी का नाम रखा होगा या किसी का नाम सुना होगा, तो अधिकतर लोगों के नाम हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार भगवान के नाम पर ही रखा जाता है, जैसे कि राम, श्याम, गीता, सीता इत्यादि, क्योंकि इससे एक छवि बनती है। जिस तरह राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में है, उसी प्रकार हम सोचते हैं कि जिसका नाम राम होगा वह भी एक मर्यादित या एक अच्छा इंसान होगा। अभी तो कभी भी हमने ऐसा नहीं सुना कि किसी का नाम रावण होगा। क्यों? क्योंकि रावण की छवि हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार गलत मानी जाती है। तो एक नाम से ही यह प्रतीत होता है कि कहीं यह इस पुरुष में ऐसे दोष तो नहीं, इसलिए नाम का बड़ा काम है। तो उचित नामकरण आवश्यक है, किसमें? पाठ्य पुस्तक के निर्माण में। दूसरा अगर हम देखें तो मुख पृष्ठ। मुख पृष्ठ आकृष्ट होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए। देखिए, मुख पृष्ठ से संबंध मतलब है, तात्पर्य है कि जो एक पुस्तक का एक अगर हम देखें तो एक पाठ्य पुस्तक है। अगर एक पाठ्य पुस्तक के जो पहला ही पृष्ठ यानी कि जो बाहरी भाग होता है, वह अगर आकृष्ट नहीं होगा, रंगीन नहीं होगा, चित्र आदि उसमें नहीं होंगे, अगर उसका एक उचित क्रम, उचित तरीका होना चाहिए, अधिक अगर मुख पृष्ठ पर अधिक अनावश्यक चित्र का अंकन किया जाएगा तो भी वह बेकार माना जाएगा। और अगर सीमित शब्दों का प्रयोग करते हुए ही और सीमित चित्रों, शब्दों इत्यादि का प्रयोग करते हुए ही हमें पाठ्य पुस्तक का बाह्य रूप तैयार करना चाहिए। इससे बालक में रुचि जागृत होगी। अगला अगर हम देखें तो हमारा है आकार। आकार किसका? पाठ्य पुस्तक का। पाठ्य पुस्तक का आकार होना चाहिए सामान्य। सामान्य से तात्पर्य है न तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और न ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर
ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा होगा तो बालक को उसे लाने ले जाने में या उसे के रख रखाव में समस्या उत्पन्न होगी। और अगर छोटा होगा तो उसमें लिखे हुए शब्द भी छोटे होंगे, जिससे कि बालक उसे पढ़ने में अरुचि उत्पन्न करेगा। अर्थात जो पुस्तक का आकार है वह सामान्य होना चाहिए। अब हमारा जो अगला है वह है मुद्रण या छपाई। मुद्रण या छपाई, देखिए मुद्रण या छपाई से तात्पर्य है पुस्तक के शब्द, जो पाठ्य पुस्तक के शब्द हैं वही बिल्कुल सामान्य होने चाहिए, न तो ज़्यादा बड़े और न ही ज़्यादा छोटे होने चाहिए। ज़्यादा बड़े अगर होंगे तो बालक एक, जैसे कि माना कि एक पुस्तक के या एक पेज में केवल राम लिखा हुआ है तो इसमें पेज अधिक लगेंगे, और अधिक पेज का मतलब वह पुस्तक महंगी हो सकती है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा संसाधनों का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार अगर हम देखें कि एक पुस्तक के अंदर शब्द अत्यंत छोटे हैं तो बालक को पढ़ने में भी दिक्कत आएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आकार और मुद्रण यानी कि शब्द दोनों छोटे या सामान्य होने चाहिए। अब मैं बताती हूँ, अगला है हमारा कागज या फिर जिल्द। देखिए कागज का तात्पर्य है जो पाठ्य पुस्तक के अंदर प्रयोग हो रहे हैं वो अंदर के कागज, और सजिल्द का मतलब जो बाहरी आवरण है, जो बाहरी गत्ता पुट्ठा जिसे हम कहते हैं वह। कागज थोड़े मोटे होने चाहिए, सामान्य होने चाहिए, थोड़े अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए और साफ और स्पष्ट होने चाहिए। अगर कागज का कलर गहरा है और उस पर छपे शब्दों का कलर भी गहरा है तो बालक को पढ़ने में अत्यंत कठिनाई होगी। और जो जिल्द है अगर उसकी बात करें वो भी मजबूत नहीं है तो वो जल्दी ही फट जाएगा, क्योंकि बालक को साल भर चलाना होती है एक पुस्तक, तो उसमें समस्या आ सकती है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वह है कम मूल्य व कम लागत। देखिए कम मूल्य व कम लागत, अर्थात देखिए किसी भी पुस्तक की अगर लागत कम होगी तो जाहिर सी बात है कि अपने आप ही इसका मूल्य कम हो जाएगा। इसलिए हमें कम लागत के अंदर यानी कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सभी संसाधनों से युक्त एक पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए, परंतु इन बातों को भी ख्याल रखना चाहिए कि उसमें अनावश्यक चीज़ें न हो, क्योंकि अनावश्यक चीज़ें लागत का बढ़ा देगी और लागत बढ़ने से मूल्य अधिक हो जाएगा, जिससे प्रत्येक बालक, क्योंकि प्रत्येक बालक विद्यालय के कुछ अमीर होते हैं कुछ गरीब होते हैं, वो उन्हें नहीं खरीद पाएंगे, अर्थात वो हो सकता है खरीदने में असमर्थ हो। तो इस तरह मूल्य होना चाहिए जिससे सभी बालक आराम से खरीद सके या ले सके। अब हमारे जो अगले तत्व हैं वह है आंतरिक तत्व। तो आंतरिक तत्वों में मैं पहला तत्व बताऊंगी कि देखिए सबसे पहले हमारी मुख्य है तो वह है विषय वस्तु। जो हमारे पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए, सबसे पहले मैं टॉपिक डालती हूँ, विषय वस्तु के अनुकूल होनी चाहिए। विषय वस्तु का अर्थ है यहाँ पे सिलेबस के अनुकूल। जो हमारी पाठ्य पुस्तक है वह सिलेबस के अनुकूल होनी चाहिए, न तो उसमें सिलेबस से कोई भी भाग कम होना चाहिए न ही ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो बालक को पढ़ने संबंधित कठिनाई होगी और वो भ्रमित हो जाएगा, हो सकता है उसे पढ़ने से ही अरुचि हो जाए और वह पिछड़ेपन की श्रेणी में भी आ सकता है। अगर दूसरी में देखूं इसके अंदर, अगर विषय वस्तु सामग्री के तत्व में अगर देखूं मैं तो इसके अंदर उद्देश्य के अनुकूल होनी चाहिए, छात्रों के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, छात्रों के रुचि के अनुकूल होनी चाहिए और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के अनुकूल होनी चाहिए। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक अगर हम देखें तो वह है मौलिकता। मौलिकता एवं नैतिकता। देखिए मौलिकता का तात्पर्य है कि रचना या कविता या कथन जो कि एक पाठ्य पुस्तक के अंदर समाहित होते हैं
वह जिसके हैं उसी के ही प्रदर्शित करने चाहिए। मान लीजिए कोई कथन गांधी जी का है, उसको अगर हम कहेंगे, अगर पाठ्य पुस्तक में हमने नेहरू का लिख दिया, नेहरू जी का लिख दिया, तो बालक जीवन पर्यंत नेहरू जी का ही मानता चला जाएगा। और अगर उसे भविष्य में कभी गांधी जी का दिखाई दे गया या उसको पता चल गया कि ये गांधी जी का है, तो उसका उस पाठ्य पुस्तक के प्रति अरुचि हो जाएगी। हो सकता है वह जीवन में कभी फिर पाठ्य पुस्तक की ओर देखे भी ना। इसलिए जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर मौलिकता रखनी चाहिए। और नैतिकता से तात्पर्य है कि पाठ्य पुस्तक में अच्छे शब्दों का, अच्छे गुणों का, अच्छी कहानियों का समावेश होना चाहिए, जिससे कि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके, उसका नैतिक विकास हो सके। अगर अब हम हमारे अगले टॉपिक की बात करें तो हमारा अगला टॉपिक होगा उपदेशात्मकता। उपदेशात्मकता, उपदेशात्मकता से तात्पर्य है कि कोई, जैसा कि मैंने आपको बताया मौलिकता में, तो उपदेशात्मकता का तात्पर्य भी सामान्यतः यही होगा। अर्थात कोई कथन या कोई रचना कबीर की है तो वह अन्य की न बताई जाए, इस तरह से मौलिकता रहे, उपदेशात्मकता रहे। कोई उपदेश जिसका है, उपदेशात्मकता का तात्पर्य है उपदेश से, कि जो उपदेश जिसका है उसी का ही बताया जाए। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वह है भाषा। अर्थात भाषा का ही खेल है सब कुछ। आज भाषा है तो हम और आप जुड़े हुए हैं। भाषा सरल सुबोध होनी चाहिए। सभी बालकों के परिवेश को ध्यान में रखते हुए हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार होनी चाहिए। उसमें अनावश्यक शब्दों का पुट नहीं होना चाहिए, नहीं कोई ऐसे शब्द हुए जिससे कि बालकों के चारित्रिक विकास में बाधा उत्पन्न हो। अगर हम हमारा अगला टॉपिक देखें तो उसमें अगला टॉपिक हमारा होगा विविधता। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, विविधता युक्त। अर्थात विविधता से तात्पर्य है कि इसके अंदर कवि या लेखकों की विविधता होनी चाहिए, या विविधता होनी चाहिए कि जैसे कि रस संबंधित, जैसे कि कोई रौद्र रूप संबंधित है तो कोई हास्यपद है, कोई व्यंग्यात्मक है, कोई निबंध है, कोई रचना कहानी युक्त है, कोई प्रहसन है, इत्यादि का ध्यान रखना चाहिए। अगर मान लीजिए कि सारी वीर से संबंधित है, सारी कविताएं या कहानियाँ अगर वीर रस से संबंधित है तो बालक को पढ़ने में अरुचि होगी। अर्थात कहा गया है कि विविधता युक्त होनी चाहिए। इसका मतलब एक पृष्ठ विविधता, एक पृष्ठ वीरता का हो, एक पृष्ठ हास्यप्रद का हो, इस प्रकार विविधताएं लिया होना चाहिए। और दूसरी विविधता का अगर हम ध्यान रखें तो विभिन्न कवियों एवं लेखकों की होनी चाहिए, जिससे बालक सभी कवियों के बारे में सामान्य जानकारी ग्रहण कर सकेगा। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा कि हमने जाना कि पाठ्य पुस्तक के हमने तत्व जाने। तत्व काय के थे? रचना के तत्व, कि एक पाठ्य पुस्तक का निर्माण किस प्रकार से होता है, जिसमें दो तत्व थे, बाह्य और आंतरिक। अगर हम इसी क्रम में आगे बढ़ें तो हमें पता चलेगा कि शिक्षण के अन्य संसाधन, जैसा कि हमारा टॉपिक था कि शिक्षण सहायक सामग्रियों का, तो मैं शिक्षण सहायक सामग्रियों में बताना चाहूँगी कि अगर शिक्षण सहायक सामग्रियों को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। हमारा पहला वर्गीकरण होगा इंद्रियों के आधार पर। इंद्रियों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला है श्रव्य, दूसरा है दृश्य और तीसरा है श्रव्य एवं दृश्य। देखिए, श्रव्य में जैसा कि आपको पता है कि सुनने से संबंधित है, हम आगे चर्चा कर चुके हैं। इसमें आएगा रेडियो, और दूसरा हमारा अगर हम देखें श्रव्य के अंदर आता है टेप रिकॉर्डर, सीता वाद्य यंत्र जिसे कि ग्रामोफोन भी कहा जाता है, और एक है लिंगवा फोन। ठीक है, ये सभी हो गए हमारे श्रव्य साधन।
इसमें केवल छात्र सुनेगा और सुनकर ही उसको शिक्षण कराया जाएगा। दूसरा अगर हम देखें दृश्य, तो ये होगा श्याम पट, क्योंकि इसमें सिर्फ दृश्य से संबंधित है। दृश्य का अर्थात है देखना, इसमें केवल बालक देखेगा, तो देखने का है श्याम पट। श्याम पट पर केवल दिखाई देता है, सुनाई नहीं देता। दूसरा हो गया चित्र। तीसरा है हमारा मानचित्र, और चौथा अगर मैं कहूँ तो हो गया मॉडल। ठीक है, इसी क्रम में अगर हम देखें तो दृश्य और श्रव्य, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें दो का समावेश है, सुनना और देखना। तो जो हमारी सहायक सामग्रियाँ होगी वह भी दोनों गुण युक्त होगी, उसमें दोनों गुण होंगे, जैसे कि टेलीविज़न, मोबाइल, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। आज हम और आप भी मोबाइल के द्वारा ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसके बाद अगर हम देखें कंप्यूटर, अगर मैं इन सबको शॉर्ट में लिखूँ तो हमें कह सकते हैं कि इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट ही है जिसने सबको जोड़ा हुआ है। यह हमारा जो आधार था, यह किस आधार था, ज्ञानेंद्रियों के आधार पर। किसको बांटा था हमने, सहायक सामग्रियों को। ये सहायक सामग्रियाँ किसकी थी, शिक्षण की। ठीक है, क्या था, श्रव्य, दृश्य और दृश्य श्रव्य। श्रव्य में थी रेडियो, टेप रिकॉर्डर, सीतावागी यंत्र और लिंग्वाफोन। दृश्य में क्या था, श्यामपट, चित्र, मानचित्र और मॉडल। श्रव्य और दृश्य में थी टेलीविजन, मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट। ठीक है, अब मैं इन्हें मिटा देती हूँ क्योंकि मुझे अब अगला आगे बढ़ना है। ये था हमारे इंद्रियों के आधार पे, और हमारा दूसरा आधार हम देखेंगे, जो कि हमारा दूसरा है वो प्रौद्योगिकी का आधार। प्रौद्योगिकी को आधार मद्देनजर रखते हुए जो वर्गीकरण किया है विद्वानों ने, हम वो देखेंगे। क्या देखेंगे हम, किस आधार पर देखेंगे, प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी के आधार पर, प्रौद्योगिकी के आधार पर अगर हम देखें तो दो भागों में बांटा गया है। एक है सॉफ्टवेयर और एक है हार्डवेयर। देखिए, इनको समझाने से पहले मैं इनके उदाहरण दूंगी, इससे कि आप ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। पहले इनका अर्थ जान लें। इसे कहते हैं मृदु उपागम, इसे कहेंगे कठोर उपागम। मृदु उपागम के मैं आपको बताती हूँ। इसका अगर हम देखें तो इसमें आएगी सबसे पहले जैसे कि चित्र, पुस्तिका और नोट्स इत्यादि। ठीक है, और अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो इसमें है रेडियो, टेलीविज़न और प्रोजेक्ट इत्यादि। अर्थात अब आप खुद समझ गए होंगे कि जिनमें कम लागत व कम खर्च हो रहा है। अगर हम देखें तो चित्र, नोट्स, पुस्तिका, यह एक सामान्य सामग्रियां हैं जो कि हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती है, इसलिए इन्हें देखा जाए तो मृदु कहा गया। मृदु यानी सरल। और रेडियो, टेलीविज़न, प्रोजेक्ट, ये हमारे कठिन भाग में इन्हें मैं रख सकती हूँ, क्योंकि रेडियो का होना एक प्रत्येक स्कूल में एक सामान्य बात नहीं है। टेलीविज़न, प्रोजेक्ट इत्यादि, अथवा मैं कह सकती हूँ कि ये हर कहीं मिलने कठिन है, इसलिए इन्हें देखा जाए तो इनके कठोर उपागम में भी है। ठीक है, अब अगर हम इनसे आगे बढ़ते हैं, अगर हम ये हमारा जो था आधार, यह था प्रौद्योगिकी के आधार पर। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रौद्योगिकी के आधार पर कितने भाग हैं, तो आप बेझिझक अब बता पाएंगे कि 2 भाग हैं। एक तो सॉफ्टवेयर यानी कि मृदु उपागम, एक हार्डवेयर यानी कि कठोर उपागम। अब हम पढ़ेंगे प्रक्षेपण के आधार पर। प्रक्षेपण के आधार पर अगर हम प्रक्षेपण के आधार पर देखें तो आपको कुछ समानता मिलेगी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से संबंधित। देखिए, प्रक्षेपण, प्रक्षेपी सामग्रियां, और यह अप्रक्षेपी। ठीक है, अब मैं पहले आपको इनका उदाहरण देके समझाना चाहूँगी। इसके अंदर होता है स्लाइड्स, दूसरा है फिल्म स्ट्रिप,
दूसरा अगर मैं बताऊँ आपको तो होगी पारदर्शिकाएँ। ठीक है, अर्थात प्रक्षेपी से हम ये अंदाज़ा लगाया जा सकते हैं कि इसके अंदर कुछ प्रोजेक्ट से संबंधित, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर कठोर उपागम देखे गए हैं। कठोर उपागम से मतलब उपकरण संबंधित। प्रक्षेपी का अंदाज़ा हम उपकरण से लगा सकते हैं, क्योंकि सब अगर हम देखें तो स्लाइड भी एक उपकरण द्वारा ही चलेगी, फिल्म स्ट्रिप भी एक उपकरण द्वारा चलेगी और पारदर्शिकाएँ भी एक उपकरण द्वारा ही चलेगी। तो जो प्रक्षेपी को हम समझ सकते हैं वो इस प्रकार समझ सकते हैं। ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि यह एक उपकरण रूप में है। उपकरण दूसरे भी हैं, लेकिन यह एक ऐसे उपकरण है जो अगर देखा जाए, अगर स्लाइड आपको दे दी जाए तो सिर्फ स्लाइड काम नहीं करेगी, इसको चलाने के लिए एक यंत्र की आवश्यकता होगी। उस यंत्र को ही मैंने उपकरण नाम दिया है। अगर हम अप्रक्षेपी सामग्री को देखें तो इसमें एक सामान्य है चित्र। ये देखी जाए, मैंने आपको बताया था कि एक सॉफ्टवेयर की तरह है, इन्हें मृदु उपागम की तरह हम मान सकते हैं कि यह चित्र है, मॉडल है, मानचित्र है, अब आप समझ गए, इत्यादि। अर्थात ये खुद अपने आप में परिपूर्ण है। इनको चलाने के लिए या इनको प्रकट करने के लिए, इनको प्रदर्शित करने के लिए आपको किसी अन्य संसाधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, ये था हमारा प्रक्षेपण के आधार पर। जो हमारा प्रक्षेपण के आधार पर क्या थी, ये सहायक सामग्रियाँ कौन कौन सी थी? 2 सामग्रियाँ, एक तो प्रक्षेपी और एक अप्रक्षेपी। अगर हम इस प्रकार हम अपने अगले क्रम की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्रम और सबसे इम्पोर्टेंट क्रम होगा NCERT। NCERT के आधार पर, NCERT के आधार पर अगर हम देखें तो ये सबसे मुख्य है और NCERT ने 6 भागों में बांटा है। तो हमारा पहला भाग होगा ग्रामिक्स, पहले मैं नाम लिख देती हूँ, इससे आपको आसानी रहेगी। दूसरा होगा हमारा प्रदर्शित सामग्री। तीसरी हमारी होगी त्रिआयामी, जैसा कि नाम से आप अवलोकन कर सकते हैं कि इनमें क्या हो सकता है। इस प्रकार अब हमारा चौथा जो है वह है श्रव्य सामग्रियाँ। चौथी से 5वीं पर अब हम आ गए। अब ये हमारी 5वीं प्रक्षेपी सामग्री और हमारी अगली है यानी कि 6ठी, वह है प्रक्रिया सामग्रियाँ। ठीक है, अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। देखिए, ग्रामिक्स के अंदर हमने रखा है चित्र, कार्टून्स और कॉमिक्स, अर्थात जो बालक के एक प्राथमिक स्तर से संबंधित, अगर हम इन्हें करके देखें तो ये प्राथमिक कक्षा हेतु उपयुक्त है, लेकिन इनका प्रयोग बड़ी कक्षाओं में भी किया जाता है। कई बार हमें समझाने के तौर पर इनका प्रयोग किया जाता है। अगर हम दूसरी लें तो दूसरी में आएगा हमारा प्रदर्शित। प्रदर्शित जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसके अंदर प्रदर्शन किया जाता होगा। देखिए, कॉमिक्स, कार्टून और कॉमिक्स, इनका तात्पर्य प्रदर्शन से नहीं है, क्योंकि ये बालकों के समक्ष रखे जाएंगे। परंतु अगर हम अगला हमारा उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि श्यामपट्ट, श्यामपट्ट पर हम कुछ भी लिखेंगे तो बालक के सामने ये प्रदर्शित करेंगे। हम प्रदर्शित किस प्रकार करेंगे? हमने हमारे द्वारा भाव, हमारे द्वारा विचार या हमारे जो मस्तिष्क की उपज है, हमने वह इसमें श्यामपट्ट पर लिखी, तो क्या हो गया? हमारे गुणों का प्रदर्शन हो गया। अर्थात इसी प्रकार हम देखें तो बुलेटिन बोर्ड में आपको पता है कुछ सूचना दी जाती है, और उसी प्रकार फेनेलन बोर्ड। ठीक है, अगर अब हम देखें हमारा अगला तो वह है त्रिआयामी। जैसे कि आप नाम से अवलोकन लगाया जा सकता है, त्रिआयामी से हम इस प्रकार का चित्र अंकित करते हैं, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जिसमें तीनों का समावेश हो, अर्थात जिसे HD, 3D इत्यादि हम लोग कहते हैं। त्रिआयामी जैसे कि मॉडल, वास्तविक पदार्थ। अगर हम श्रव्य सामग्री में बांटें, जैसे कि आपको पता है श्रव्य में क्या क्या आते हैं, रेडियो, टेप, रिकॉर्डर, आप आगे भी पढ़ चुके हैं, लिंग्वा फोन,
ग्रामोफोन, ग्रामोफोन को ही सीता वाद्य यंत्र कहते हैं। प्रक्षेपी सामग्रियां हैं हमारी। प्रक्षेपी में आपको पता है, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, इसमें रखा जाता है स्लाइड्स को। इसकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। स्लाइड्स के बाद फिल्म स्ट्रिप आ गई। स्ट्रिप्स देखिए, हो सकता है आपको मेरे कुछ शब्द समझ में ना आए, इसलिए मैं लिख भी रही हूँ, और जो आपको शब्द मेरे समझ में नहीं आए वह लिख रही हूँ, और जो लिखने में समझ में नहीं आया उसको मैं बोल रही हूँ। तो आप दोनों तरह से कम्युनिकेशन करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पारदर्शिका, पारदर्शिकाएं, ठीक है। अगर अब हम प्रक्रिया सामग्री की बात करें, अर्थात एक अध्यापक या एक छात्र के द्वारा की गई प्रक्रियाएं, आपको मैं उदाहरण दूंगी तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। जैसे कि अभिनय, अब आप समझ गए होंगे इसमें प्रक्रिया होती है। उसके बाद वृत्त चित्र, उसके बाद मैं बता रही हूँ क्षेत्र भ्रमण इत्यादि। तो इस प्रकार एनसीईआरटी के आधार पर हमने सहायक सामग्रियों का जो वर्गीकरण किया है, देखिए एक बार दोबारा देखते हैं। एक है क्रामिक्स, प्रदर्शित, त्रिआयामी, श्रव्य, प्रक्षेपी और प्रक्रिया। जो ग्रामिक्स है इसमें चित्र, कार्टून और कॉमिक्स को रखा गया है। प्रदर्शित के अंदर श्यामपट, बुलेटिन व फेनेलन बोर्ड को रखा गया है। त्रिआयामी में मॉडल, वास्तविक व पारदर्शी वह हमारे जो पदार्थ हैं, माफ़ कीजिएगा पदार्थ गलत लिखने में आ गया, लिखिए पदार्थों को रखा गया है। और जो श्रव्य है वह रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लिंग्वाफोन, ग्रामोफोन इत्यादि को रखा गया जाता है। ये सिर्फ एक उदाहरण है, इससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार के इनके अंदर किस प्रकार के सहायक सामग्रियों को रखा गया होगा। हमारा प्रक्षेपी है, उसमें स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप, पारदर्शिका इत्यादि को रखा जाता है। प्रक्रिया के अंदर अभिनय, वृत्तचित्र, क्षेत्र भ्रमण इत्यादि को रखा जाता है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो करें लाइक, शेयर करें। धन्यवाद।